कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रयोगवाद के ऊपर। प्रयोगवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है, प्रयोगवाद की परिभाषा कैसे दी है अज्ञेय ने, क्या समझाने की कोशिश की है प्रयोगवाद के माध्यम से, क्योंकि प्रयोगवाद का प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कहा जाता है। और प्रयोगवाद हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद के बाद जो एक खास किस्म की कविताओं को लिखने का दौर शुरू होता है, जिस दौर में कवि अपनी आत्मानुभूति को, अपने हृदय की अनुभूति को बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करता है, भाषा के नए सरोकारों के साथ, नए शिल्प के साथ, उस दौर को हम प्रयोगवाद कहते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ हिंदी साहित्य के इतिहास में 1943 ईस्वी में माना जाता है। 1943 से 1951 तक इसकी समय सीमा मानी जाती है, क्योंकि 1951 से नई कविता का आरंभ माना जाता है। इसको आप ऐसे समझें कि प्रयोगवाद की समय सीमा हिंदी कविता के इतिहास में प्रयोगवाद का समय सन 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। ठीक है, तार सप्तक में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने प्रमुख 7 कवियों की कविताओं के साथ एक भूमिका लिखी, और उस भूमिका में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रयोगवाद से उनका मतलब क्या है। ये जो 7 कवि थे, ये 7 कवि कौन कौन थे? इसमें स्वयं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे, मुक्तिबोध थे, रामविलास शर्मा थे, भरतभूषण अग्रवाल थे, बिरजा कुमार माथुर थे, नेमिचंद्र जैन थे। तो कुल 7 कवियों की कविताओं के साथ अज्ञेय ने एक भूमिका लिखी 1943 में और एक तार सप्तक प्रकाशित किया, और यहीं से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। ठीक है, अब प्रयोगवाद दरअसल क्या है? अपनी विकास प्रक्रिया में छायावादी कविता की रोमानियत और वायवीयता तथा प्रगतिवादी कविता की वैचारिक प्रतिबद्धता के विरोध में खड़ा होकर स्वानुभूति की प्रामाणिकता को रचना के केंद्र में स्थापित करने का आग्रह करता है। यह प्रयोगवाद का मूल मिजाज है। दरअसल प्रयोगवाद में है क्या? जो प्रयोगवादी दौर की कविताएं हैं, उनमें छायावादी कविता की रोमानियत और वायवीयता, छायावादी दौर की कविताओं में जो एक रोमानियत था प्रकृति को लेकर के, प्रेम को लेकर, और वायवीयता का मतलब है अतिशय किस्म की कल्पना या भावुकता। तो प्रयोगवादी कविता एक तरफ छायावाद की उस अतिशय भावुकता और रोमानियत के खिलाफ या उसके बरक्स खड़ा है। दूसरी तरफ आपने प्रगतिवाद के बारे में जब मैंने बात की थी तो आपको बताया था कि प्रगतिवाद कैसे विचार प्रधान कविताएं हैं। ठीक है, मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित कविता है प्रगतिवाद की कविता, और पूरी की पूरी एक विचार की प्रधानता है। शोषित वर्ग की पीड़ाएं हैं, शोषित वर्ग की चिंताएं हैं, समाज में क्रांति का आह्वान है। तो प्रगतिवादी कविता जो है वह पूरी तरह से, एक तरह से ठूस ठूस कर उसमें विचार भरा हुआ है, विचार प्रधान कविता है। प्रयोगवादी कविता उस रोमानी कविता जिसमें कल्पना का अतिशय प्रवाह है, भावुकता, और दूसरा प्रगतिवाद जहां वैचारिकता की अधिक प्रधानता है, इन दोनों के विरोध में खड़ा होकर स्वानुभूति की प्रामाणिकता को रचना के केंद्र में स्थापित करने का आग्रह करता है। इन दोनों के विरोध में खड़ा होकर प्रयोगवाद कहता है कि कवि जो अनुभव करता है, कवि जो महसूस करता है, उसके अनुभव की प्रामाणिकता को कविता में जगह मिलनी चाहिए। यानी कि अब कवि और कवि का अनुभव कविता के केंद्र में है। यही है प्रयोगवाद का मूल मिजाज, या प्रयोगवादी कविता की जो एक अंतर्वस्तु है, मुख्य अंतर्वस्तु है, वह यही है कि वह न अधिक विचार प्रधान है, न अधिक कल्पना प्रधान है, वह स्वानुभूति की कविता है, अपने अनुभव की बात करती है। जो जिस तरह की बातें आप रीतिकाल में घनानंद करते हैं, ठीक है, करते हैं ना, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, जो बातें वो रीतिकाल में हो रही हैं, स्वानुभूति की गहराई की कविताएं, उसी तरह की कविताओं का आग्रह यहाँ पे कहने को मिलता है। अब प्रयोगवाद में प्रयोग शब्द महत्वपूर्ण है, उस पर हम बातचीत करेंगे। अज्ञेय ने इसके बारे में विस्तार से बताया है। प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोग शब्द नए जीवन सत्यों को पाने की बेचैनी का द्योतक है।
समाज बदलता है, लोगों का जीवन बदलता है और हर युग में कवि और लेखक उस समाज और जीवन के सत्य को अपने अपने ढंग से देखने, समझने और उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रयोग शब्द है वो सत्यों को पाने की बेचैनी है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगशील शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग वो नहीं कर रहे हैं, वो प्रयोगशीलता की बात कर रहे हैं, क्योंकि अज्ञे का मानना है कि प्रयोग अपने आप में लक्ष्य नहीं है। यानी कि इस दौर के कवि कोई खास किस्म का प्रयोग कर रहे थे, यह लक्ष्य नहीं है, वो प्रयोगशीलता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह एक साधन है, प्रयोग एक साधन है, साध्य नहीं है। साधन और साध्य में अंतर है। साधन का मतलब है कि रास्ता, और साध्य का मतलब आपको कहां पहुंचना है। आपको यहां से शिमला जाना है, तो शिमला आपका साध्य है, लक्ष्य है, लेकिन किन रास्तों से होकर जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, कार से जाएंगे, बस से जाएंगे, वो क्या है, साधन है। तो कवि कह रहा है कि प्रयोग अपने आप में इस जीवन सत्यों को पाने का अन्वेषण है। वो कह रहे हैं कि प्रयोग अपने आप में साध्य नहीं है, वह साधन है, और दोहरा साधन है, सिर्फ एकहरा साधन नहीं है, दोहरा साधन है। क्योंकि वह एक तो उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अब इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अज्ञे कह रहे हैं कि प्रयोग अपने आप में साध्य नहीं है, अपने आप में वह एक लक्ष्य नहीं है, वह महज क्या है, एक साधन है। ठीक है, इसका, और वो कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि कवि प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा है कि वह अलग दिखे, अलग दिखने के लिए कवि प्रयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, वह इसलिए प्रयोग कर रहा है कि वह अपने अनुभव को, अपने सच्चाई को, अपने समाज और दुनिया को जिस तरह से वह देख रहा है उसको वह बेहतर तरीके से समझ सके और बेहतर तरीके से व्यक्त कर सके। ठीक है, इसमें अब सत्य की बात की गई है कि सत्य को जानने का साधन। ठीक है, ये दो रूप हैं जिसके बारे में आगे कह रहे हैं कि एक तो वह सत्य को जानने का साधन है जो कवि प्रेषित करता है, कवि जो महसूस करता है जिस सत्य को, उस जानने का साधन है। ठीक, यह भी समझने का साधन है कि उस प्रेरणा को, उस सत्य की प्रेरणा को अभिव्यक्त करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, किन किन तरीकों से उस सत्य को अभिव्यक्त किया जा सकता है। उस अभिव्यक्ति को भी व्यक्त करने का साधन क्या है, प्रयोग। इसलिए यहां पे अज्ञे ने कहा कि वह प्रयोगशील है। अब आप देखें कि अज्ञे साफ साफ कह रहे हैं कि प्रयोग कोई वाद नहीं है, इज्म नहीं है, उसके लिए कोई प्रतिबद्धता जैसी चीज नहीं है, कमिटमेंट जैसी चीज नहीं है। ठीक है, यह क्या है, एक दृष्टिकोण है, वाद नहीं है। जैसे ही वाद आ जाता है वहां एक कठोरता आ जाती है, एक सिद्धांत आ जाता है कि उस कठोर सिद्धांत, उस नियम में ही आपको चलना है। जैसे मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, तो उसी दायरे में आपको चलना है। अज्ञे कह रहे हैं कि प्रयोगवाद कोई सिद्धांत नहीं है, यह क्या है, एक दृष्टिकोण है, जीवन को, सत्य को समझने का, देखने का, उस अनुभूति को अपने तरीके से अभिव्यक्त करने का। इसलिए प्रयोगशील होना और प्रयोगवादी होना दो अलग अलग बातें हैं। वो कहते हैं आगे कि प्रयोग दिखावे के लिए नहीं होता। ठीक है, यह तरीका है सच्चाई को समझने का। आई बात समझ में? तो अज्ञे ने तार सप्तक की, ये तो मैंने बता दिया आपको, साधनों। अब देखें दूसरे सप्तक की जब भूमिका लिखते हैं तो उसमें उन्होंने प्रयोगवाद नामकरण का विरोध किया है, और अज्ञे ने लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता, किसी को प्रयोगवादी कहना उतना ही निरर्थक है जितना किसी को कवितावादी कहना, कि तुम कवितावादी हो, तुम प्रयोगवादी हो। एकदम से खारिज किया उसमें जब दूसरे सप्तक की भूमिका लिखी। अतः प्रयोगशील होने और प्रयोगवादी होने में फर्क है। प्रयोगवाद वस्तुतः प्रयोगशीलता का पक्षधर है। अब प्रयोगवाद का अर्थ क्या है? वह कहता है कि प्रयोगशील यानी कि नए दृष्टिकोण से सत्य को, जीवन को और अपने अनुभूतियों को देखा जाना चाहिए। यह है प्रयोगवाद। यानी कि प्रयोगवाद जो प्रयोगशीलता का, नए जीवन सत्यों को देखने, समझने और अभिव्यक्त करने के तरीकों को क्या करता है, उसको बढ़ावा देता है। आई बात समझ में? प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पे हम बात करेंगे कि क्या है प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। ठीक है, कौन कौन से अंतर वस्तुएं हैं उस दौर की कविता में। प्रयोगशीलता और प्रयोगवाद में अंतर समझ आ गया आपको? ठीक है, प्रयोगवाद क्या है?
प्रयोग लक्ष्य नहीं है बल्कि साधन है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। प्रयोगशीलता की बात समझ में आ गई कि अज्ञेय क्या कह रहे हैं। अज्ञेय कह रहे हैं कि वह प्रयोगशीलता एक दृष्टिकोण है और प्रयोगवाद उसी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। प्रयोगवाद अपने आप में कोई कठिन सिद्धांत नहीं है। दूसरे सप्तक की भूमिका में प्रयोगवाद शब्द को उन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिया, खारिज कर दिया है। आगे बात समझ में। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पे हम बात करते हैं कि क्या है उस दौर की कविता में। पहले हम आते हैं संवेदना पक्ष। ठीक है, संवेदना पक्ष में पहला बिंदु है भावुकता तथा बौद्धिकता का संश्लेषण। ठीक है, प्रयोगवादी कवि छायावाद के दौर के कवियों की तरह अति भावुक नहीं है। ठीक है, और प्रगतिवाद के दौर के कवियों की तरह बहुत अधिक विचारों से भी लदा हुआ नहीं है। ठीक है, पहले छायावाद का दौर है, फिर प्रगतिवाद का, फिर प्रयोगवाद का। और कैसे आप परंपरा से सीखते हैं और बेहतरी आप करते चले जाते हैं, परंपरा से आप कैसे टकराते भी और परंपरा से कैसे आप सीखते भी हैं। तो प्रयोगवादी कवि न तो बहुत अधिक भावुक है, न तो बहुत अधिक कल्पनाशील है, और प्रगतिवाद की तरह ना ही वह बहुत अधिक विचार केंद्रित कविताएं लिखता है। उसमें क्या है, दोनों का सम्मिश्रण है, एक संतुलन है, एक तटस्थता है। ठीक है, इनकी भावनाएं जो है वह बौद्धिकता से संयुक्त है। ठीक है, इनमें कोई रोमानियत नहीं है, यानी कि जो कवि है, ठीक है, वह तटस्थ कवि है। तटस्थ इसलिए भी है कि उसको अपनी आत्मानुभूति को स्वर देना है, उसे अपने अनुभव को ईमानदारी और सच्चाई के साथ अभिव्यक्त करना है। इसलिए वो बहुत कल्पनाशील भी नहीं है और बहुत अधिक बौद्धिक भी नहीं है। उसकी जो कल्पना है या उसकी जो भावुकता है, उसमें बौद्धिकता का समावेश आपको देखने को मिलता है। उदाहरण, ठीक है, ये जो उदाहरण जहां से लिया गया है, यह अज्ञेय की एक कविता है और अज्ञेय की कविता का नाम है सुनो कवि। कविता का नाम क्या है, सुनो कवि। वो लिखते हैं, सुनो कवि, भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं खाद हैं केवल जरा। सुनो कवि, भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं खाद हैं केवल जरा। उनको दबा रखो, उनको और पकने दो, ताने और तचने दो कि उनका सार बनकर धरा को उर्वरा कर दो। यानी कि भावनाएं सिर्फ सोता नहीं, वो खाद पानी है। ठीक है, उनको रखो, उनको पकने दो, यानी कि भाव और विचार का संतुलन करके तटस्थता के साथ उसे प्रस्तुत करो, ताकि जो तुम प्रस्तुत कर रहे हो वह उर्वर हो, वह सुंदर हो, वह बेहतर हो। यानी कि कवि का दायित्व बोध क्या बता रहे हैं वो, कवि का दायित्व बोध है भाव और विचार का सम्यक संतुलन और वहां तटस्थ रहना। आई बात समझ में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है राहों का अन्वेषण। राहों का अन्वेषण से है कि नई राहों की खोज करते हैं प्रयोगवादी दौर के कवि। नई राहों का खोज क्या है कि प्रदत्त जो सत्य है, जो सामने, उसे वो अस्वीकार करता है, और स्वीकार करता भी है तो उसे अपने संदर्भों के हिसाब से स्वीकार करता है। ठीक है, अज्ञेय की एक कविता है आत्मस्वीकार, आपने पढ़ी होगी। किसी का सत्य था, मैंने उसे संदर्भ में जोड़ दिया। कोई मधुकोश काट लाया था, मैंने छत्ता निचोड़ लिया। यानी कि चीजों का हूबहू स्वीकार उनके यहां नहीं है, वो अपने अनुभव से चीजों को जानने और समझने के पक्षधर हैं। इसलिए उन्हें नवीन राहों का अन्वेषक या नई राहों का खोज करने वाला कवि कहा जाता है। परंपरा और रूढ़ी में अंतर करते हैं, परंपरा को स्वीकार करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि परंपरा स्वस्थ संवाद में सहायक होती है, लेकिन परंपरा में जो रूढ़ियों का सम्मिश्रण हो जाता है, उन रूढ़ियों के सम्मिश्रण को प्रयोगवादी दौर का कवि अस्वीकार कर देता है। ठीक है, परंपरा को स्वीकार करते हैं लेकिन रूढ़ियों को अस्वीकार कर देते हैं। प्रयोगवादी कवि मानता है कि परंपरा वह है जो व्यक्ति के विवेक के साथ संवाद करने की क्षमता रखती है, यानी कि परंपरा विवेक प्रदान करती है। उदाहरण देखिए,
इस दिशा से उस दिशा तक छूटने का सुख, टूटने का सुख, बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे तीर के जैसे बढ़ेंगे, इसलिए इन सीढ़ियों के फूटने का सुख, टूटने का सुख। ये जो सीढ़ियां हैं, ये परंपरा है, ये परंपरा है, बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे। ठीक है, हम अपना एक रास्ता इजाद करेंगे, अपना एक तरीका इजाद करेंगे, इन सीढ़ियों के फूटने का सुख, टूटने का सुख। और वो जो हम नया रास्ता इजाद करेंगे चीजों को समझने का, देखने का, समझने का, परंपरा से टकराने का, संवाद करने का, रूढ़ियों को त्यागने का, उसका अपना एक सुख है, उसका अपना एक आनंद है। इसलिए इस दौर के कवि को हम नई राहों के अन्वेषी कवि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध। आपने देखा होगा कि प्रगतिवादी काव्यधारा पूरी की पूरी तरह विचार पर आधारित है, कि मार्क्सवाद की विचारधारा से संबंधित कविताएं हैं। ठीक है, और इनका मानना है प्रयोगवाद का कि वैचारिकता जो होती है, जैसे ही आप किसी विचार से बहुत ज्यादा आबद्ध हो जाते हैं तो उस विचार की आबद्धता आपको यांत्रिक बनाती है, यानी कि आपको उसी दायरे में सोचना और समझना है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आपका जो निजी व्यक्तित्व है, आपका जो मौलिक चिंतन है, वह बाधित होता है, क्योंकि हर चीज को आप उसी दृष्टिकोण से देखने और समझने के पक्षपाती हो जाते हैं। तो वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध करता है प्रयोगवादी कवि। ठीक है, मुक्तिबोध, हालांकि इस दौर के कवियों पे कई तरह की वैचारिक चीजों का प्रभाव रहा। मुक्तिबोध पे मार्क्सवाद का बहुत प्रभाव रहा, स्वयं अज्ञेय पे फ्रायड का बहुत अधिक प्रभाव रहा। ठीक है, लेकिन इन सब प्रभावों से जुड़े होकर के भी, प्रभावों का दबाव अपने आप पे महसूस करते हुए भी, प्रयोगवादी दौर का कवि अपने आप को उन प्रभावों से मुक्त करने की कोशिश करता है, मुक्त करने का प्रयास करता है। वह किसी खास वैचारिक खांचे में खुद को ढालना नहीं चाहता है, या किसी खास तरह के विचार से आबद्ध होकर वह अपनी मूल व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को बाधित करना नहीं चाहता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा आपको अज्ञेय की कविता, कि किसी का सत्य था मैंने संदर्भ में जोड़ लिया। ठीक है, कोई मधुकोश काट लाया था मैंने छत्ता निचोड़ लिया। इसी में है कि मैं नया कवि हूं, इसलिए मैं जानता हूं सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। वह अपने ढंग से अपने सत्य और अपने अनुभव को खोज रहा है, इसलिए वह ईमानदारी के साथ कह रहा है कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ठीक है, व्यक्ति को महत्व, महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रयोगवादी दौर का कवि व्यक्ति को महत्व देता है। जाहिर सी बात है, मैंने आरंभ में ही कहा कि वह स्वानुभूति की कविताएं हैं, अपने अनुभव को, अपने हृदय की बात को कहने का ईमानदार प्रयास है प्रयोगवादी दौर के कवियों के यहाँ। व्यक्ति को महत्व देता है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वह समाज को नजरअंदाज कर देता है या समाज को अस्वीकार कर देता है। ठीक है, वहां समाज का निषेध नहीं है, लेकिन व्यक्ति का महत्व है। ठीक है, वो कह रहा है कि व्यक्ति समाज से तो नहीं, लेकिन समाज के अंदर रहते हुए भी वह अपने आप में स्वतंत्र है। व्यक्ति की अपनी सत्ता जरूर है, और कविता जो है वह व्यक्ति के अपने अनुभव से रची जाती है। समाज सबके लिए है, एक समाज में लोग रह रहे हैं, लेकिन उस समाज में रहते हुए एक व्यक्ति जीवन की जटिलता को, सौंदर्य को, प्रेम को, अनुभूति को, सच को कैसे देखता है, वह उसकी अपनी अनुभूति होती है। इसलिए कविता को व्यक्तिगत अनुभूति माना है प्रयोगवाद दौर के कवियों ने। हालांकि उस कविता के लेखन के लिए वो खाद, पानी, संरचना, तत्व, समाज और आसपास की दुनिया से ही प्राप्त करता है, लेकिन उस प्राप्त को वह परिमार्जित करता है, अपने भीतर घुलने देता है, अपने भीतर ढलने देता है। उस घुलने देने को, उस ढलने देने को अपने तरीके से वो बयां करता है, अपने शब्दों और अपनी अनुभूति में वो बयां करता है। इसलिए प्रयोगवादी दौर का कवि कहता है कि कविता व्यक्ति के अनुभव से रची जाती है। ठीक है, उदाहरण देखिए कवि, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। ठीक है, वह हमें आकार देती है किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं,
स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है। इसका एक बिल्कुल साधारण और संक्षिप्त अर्थ है कि हम समाज में हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन समाज से जुड़े रहते हुए भी हम स्वतंत्र हैं। क्योंकि जैसे नदी में एक द्वीप है, ठीक है, तो वो द्वीप नदी का ही हिस्सा है, लेकिन उस द्वीप की अपनी एक स्वतंत्रता है, उस द्वीप का अपना एक अस्तित्व है, ठीक है। क्योंकि जो लगातार बह रहा है वो तो नदी है, वो बहती चली जा रही है। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, हम समाज से अलग नहीं हो रहे हैं, या नदी हमको छोड़ करके बह जाए। हम कह रहे हैं कि वह बहते हुए भी हम वहीं खड़े हैं, यानी कि समाज में रहते हुए भी हमारी मूल चेतना अपनी स्वतंत्रता की हो सकती है। इस पे बड़ी लंबी व्याख्या हो सकती है इस कविता की, तो हम कभी आगे इस पे बातचीत करेंगे विस्तार से, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद क्षण को महत्व। क्षणवादी है प्रयोगवादी कवि, क्योंकि प्रयोगवादी कविता अनुभूति की कविता है, और अनुभूति तो क्षण में पैदा होती है। किसी बच्चे को देखा, प्यार आया, उस क्षण में प्यार पैदा हो गया। कोई ऐसी बात सुनी, नाराज हो गए, गुस्सा आया, वो क्षण में सब कुछ घटता है। हमारे जीवन में सब कुछ क्षणों में घटता है, और ये क्षण बड़े होते होते समय की पूरी धारा को रच देते हैं। तो क्षण को महत्व देते हैं ये कवि, ठीक है। कहा अज्ञे ने कि फूल को प्यार करो और झड़े तो झड़ जाने दो। जिन पलों में प्यार कर रहे हो प्यार करो, फूल झड़ रहा है झड़ जाने दो, क्योंकि ये प्रकृति और जीवन का अनिवार्य सत्य है। एक पल में जो चीजें हो रही है अगले पल में वो चीजें नहीं होंगी, इसलिए उन पलों को आप जी लो, ठीक है। जीवन का सुख लो देह मन और आत्मा की रसना से, और मरे तो मर जाने दो। जीवन का आनंद लीजिए देह से, मन से, आत्मा के रस से, और जीवन जब विदा हो तो उसे विदा होने दे, ठीक है। तो क्षण को महत्व दिया इस दौर के कवियों ने, ठीक है। और देखिए एक बड़ा सुंदर है, अज्ञे का ही है, और सब समय पराया है, बस उतना ही क्षण अपना जितना तुम्हारी पलकों का कपना। जितनी देर में तुम्हारी पलकें झपती हैं, तुम्हारी पलकें कांपती हैं, वही क्षण मेरा है। यानी कि वर्तमान में रहना, वर्तमान में टिके रहना, ठीक है। जो पास है उसी में सौंदर्य की तलाश करना, उसी में क्षण को जीना। तो क्षणवादी कविता को बहुत महत्व दिया इस दौर के कवियों ने, ठीक है। इस दौर की कविता की एक और प्रमुख प्रवृत्ति है यौन चेतना की प्रबलता। सेक्सुअलिटी की जो चेतना है उसकी प्रबलता को इस दौर के कवियों ने उकेरा, और इस दौर के कवियों की कविताओं में यौन चेतना के, सेक्सुअलिटी के कई सारे इमेजेस, कई सारे बिंब आपको देखने को मिलेंगे। अपने अज्ञे की कविताओं में भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से काफी प्रभावित थे, तो उसका भी एक असर माना जा सकता है, ठीक है। तो अज्ञे का मानना था कि मनुष्य जो है अपने भीतर यौन कुंठाएं लिए फिरता है, यौन की तमाम तरह की कुंठाएं दबाए वह मन में लिए फिरता है, ठीक है। और वो कहते हैं कि नैतिकता का निर्धारण यौन संबंधों से नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति कामुक है, कोई व्यक्ति यौन संबंधों में रुचि रखता है, तो इस बात से उसके नैतिकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, ये अज्ञे कह रहे हैं, ठीक है। और ये चीजें आपको उत्तर छायावाद में भी देखने को मिलेंगी। जो छायावाद के बाद का जो दौर आया उत्तर छायावाद, जिसमें कि बच्चन जैसे कवि हुए, तो बच्चन जैसे कवियों ने भी इसको एक नैसर्गिक मनुष्य की एक स्वाभाविक वृत्ति के तौर पर देखा कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है यौन इच्छाओं की तरह, यौन की इच्छाएं होना मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और उसी वृत्ति को प्रयोगवादी दौर के कवियों ने थोड़ा और प्रोग्रेसिव, थोड़ा और तार्किक ढंग से, ठीक है, अभिव्यक्त किया, जिसमें कि अज्ञे, धर्मवीर भारती और नरेश मेहता की कविताएं काफी, धर्मवीर भारती ने तो बहुत इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे आप देखें, धर्मवीर भारती कहते हैं, न हो वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो, किसी के रूप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो, नसों की रेशमी उफान मुझ पर शाप कैसे हो। कि अगर वासना नहीं है तो वो कहते हैं कि वासना मनुष्य के जीवन की एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो अगर वासना नहीं है तो जीवन का माप आप कैसे करोगे, क्योंकि वासनाएं, तमाम तरह की वासनाएं, अच्छा बनने की वासना, अच्छा करने की वासना, तो कवि कह रहा है
कि किसी के रूप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो, किसी का सौंदर्य मुझे लुभा रहा है, किसी का सौंदर्य मुझे मुग्ध कर रहा है, तो क्या मैं पापी हो गया? क्या यह पाप है? यह पाप कैसे हो सकता है? नसों का रेशमी उफान मुझ पर शाप कैसे हो? रूप सौंदर्य को देखकर अगर मेरे भीतर यौनिच्छा या यौन कामनाएं होती हैं तो क्या यह मेरे लिए शाप है? क्या यह स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है? ठीक है, तो मतलब कामुकता को, यौन इच्छाओं को नैतिकता से मुक्त किया, उसे मनुष्य की एक स्वाभाविक वृत्ति के रूप में देखने की बात कही और उसे कहा कि मनुष्य जो है, आज का मनुष्य, वो तमाम तरह की यौन कुंठाएं लिए चलता है, इसलिए कि समाज द्वारा या तमाम तरह की परंपराओं द्वारा उसके दिमाग में ये बात बैठाई गई है कि स्वतंत्र कामेच्छा की बात जो है वह एक अपराध की तरह देखी जाती है या एक पाप की तरह उसको देखा जाता है, इसलिए भी व्यक्ति यौन कुंठाएं दबाकर लिए चलता है। ठीक है, धर्मवीर भारती ने भी लिखा कि इन फिरोजी होठों पर कुर्बान मेरी जिंदगी। ठीक है, आगे की कविताओं में भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो सौंदर्य को, यौन मतलब सौंदर्य को और यौन इच्छाओं को बहुत बखूबी अभिव्यक्त करते हैं। इस दौर के कवियों में शहरी प्रेम दृष्टि है। ठीक है, शहरी प्रेम दृष्टि से मतलब ये कवि ज्यादातर शहरी कवि है। शहरी कवि से मतलब ये है कि इनका प्रेम बौद्धिक प्रेम है। ठीक है, बहुत भावुकता, बहुत कल्पना नहीं है। ये मानते हैं कि प्रेम जीवन की जरूरत है। जिंदगी में बाकी सारी जैसे जरूरतें हैं वैसे ही प्रेम भी जीवन की एक जरूरत है। समर्पण जैसी कोई चीज, प्रेम में समर्पण हो या किशोरों जैसा उद्वेग हो, बहुत एकदम बेचैन हो आप, इस तरह की चीज को वो दरकिनार करते हैं कि प्रेम एक जरूरत है। जैसे बाकी सारी चीजें हैं वैसे ही प्रेम भी जीवन की एक जरूरत है। उदाहरण देखिए, वही उदाहरण, फूल को प्यार करो और झड़े तो झड़ जाने दो, जीवन का सुख लो देह मन आत्मा की रचना से, पर मरे तो मर जाने दो। ठीक है, फूल को प्यार करो, जब तक जीवन में प्यार है, फूल है, झड़ गया फिर प्यार करना शुरू कर दो। ठीक है, मतलब कि वह प्रेम को जीवन का एक अनिवार्य साधन मानते हैं और वो ये कहते हैं कि जो छूट गया तो छूट गया। अब अभी मैं बच्चन की बात कर रहा था, उत्तर छायावाद के कवि, क्या कहते हैं वो, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, जो टूट गया तो टूट गया। फूल को प्यार करो और झड़े तो झड़ जाने दो। लिखते हैं बच्चन कि अंबर के आनंद पर देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, पर पूछो उस अंबर से, क्या अंबर शोक मनाता है? जो हो गया सो हो गया, इसलिए जो बीत गई सो बात गई। मधुबन की छाती को देखो, टूटी उसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी फुलझड़ियां, पर पूछो उस मधुबन से, क्या मधुबन शोक मनाता है? नहीं मनाता है। तो जीवन निरंतर एक विकास की प्रक्रिया, इसलिए चीजें छूटेंगी और कुछ नई चीजें आपको हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जीवन का सुख लो और जब चीजें जाए तो उसे जाने दें। ये इस संवेदना पक्ष की महत्वपूर्ण बातें थी प्रयोगवाद में। अब हम शिल्प पक्ष पे आएंगे। ठीक है, शिल्प पक्ष में भाषा की बात करें तो प्रयोगवादी दौर के कवियों ने भाषा को काफी महत्व दिया है। ठीक है, और अज्ञेय का तो यह मानना है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम भर नहीं है। प्रायः हम कहते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, वह जानने का माध्यम भी है। ठीक है, आप कैसे बोलते हैं, आपके बोलने में भी आपका रिफ्लेक्शन है, आपका प्रतिबिंब है, आपकी प्रतिध्वनि है। तो भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, जानने का माध्यम है। और इस दौरे कवियों ने शब्दों को खुला आमंत्रण दिया, खुली छूट दी, नए ढंग से शब्दों के प्रयोग किए ना, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, हर तरह से उन शब्दों का प्रयोग किया। तो भाषा के स्तर पर प्रयोगवाद बहुत विस्तृत आयाम लिए हुए आया। ठीक है, और बहुत विस्तार दिया भाषा को, भाषा की परिकल्पना बहुत परिमार्जित हुई। प्रयोग प्रगतिवाद का कवि क्या कहता है कि शिल्प महत्वपूर्ण नहीं है, प्रयोगवादी कवि कहता है शिल्प महत्वपूर्ण है, शिल्प का भी सौंदर्य है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो, कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं, मेजों से लगकर सो जाते हैं कितने पठार। मतलब धर्मवीर भारती कविता है ठंडा लोहा। तो भाषा की एक नई ताजगी है, एक नई प्रत्यंचा है भाषा के स्वर में। ठीक है, इसके बाद आए अप्रस्तुत विधान।
ठीक है। अब प्रस्तुत विधान क्या होता है जानते हैं आप? अब प्रस्तुत विधान का मतलब होता है किसी बात को सीधे न कहकर उसे संकेतों के माध्यम से कहा जाए, ठीक है, या दूसरी चीज के माध्यम से कहा जाए संकेतों में, ठीक है। जैसे कलगी बाजरे की कविता आपने पढ़ी है, ठीक है। कलगी बाजरे की कविता में कवि क्या कह रहा है? नई भाषा की बात कर रहा है। उसमें वो कहता है कि अपनी प्रेमिका को वो नए उपमान, पुराने उपमान और प्रतीकों से वो नहीं बुलाना चाहता है, वह नए नाम से बुलाना चाहता है। तो अब प्रस्तुत विधान है, उदाहरण के तौर पे देखें कलगी बाजरे का ही, अगर मैं तुझको लजाती सांझ की नबकी अकेली तारिकाब नहीं कहता, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सुना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। आई बात समझ में? तो आगे बढ़े। प्रतीक, प्रतीकों का भी प्रयोग है, खूब प्रतीक प्रयोग किए गए हैं प्रयोगवादी दौर के कवियों में, ठीक है, क्योंकि यथार्थ की जटिलता और सूक्ष्मता को प्रस्तुत करने के लिए प्रतीकों का बहुत सहारा लिया इस दौर के कवियों ने, ठीक है। लेकिन इनके प्रतीकों की एक विशेषता यह है कि इनके प्रतीक तार्किक हैं, समझ में आ जाते हैं, ठीक है ना, जटिलता पैदा नहीं करते, ठीक है। अब इनकी एक कविता है, यह दीप अकेला आगे की, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो, ठीक है। आगे की कविता है ना, अकेला दीप है, प्रतीक है दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, ठीक है, व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, सौंदर्य है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह समाज का हिस्सा है, जैसा कि शुरू में वो कहा कि समाज में स्वतंत्र है, समाज से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इसको भी पंक्ति को दे दो, ठीक है। तो प्रतीकों का प्रयोग है। छंद, नए प्रयोग किए, छंद के नियमों को लेकर के कोई आग्रह नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है कि होना ही चाहिए छंद का प्रयोग, ठीक है। लेकिन मन की लय है तो छंदों में भी लय है, मन की स्वानुभूति है तो छंदों में भी एक तरह की स्वानुभूति है। काव्य रूप इनका न तो बहुत प्रबंधात्मक है, न तो मुक्तक काव्य है, ठीक है। पारंपरिक काव्य ढांचे का अतिक्रमण यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि छोटे आकार की प्रगीतात्मक कविताएं भी बहुत है। प्रगीतात्मकता से मतलब है कि जैसी मधुरता, भावुकता और उसमें आत्मानुभूति का तत्व है, तो काव्य रूप इनका बहुत सुंदर है, व्यवस्थित है, और वह आत्मानुभूति से प्रेरित काव्य रूप दिखाई देता है। यह छायावाद के प्रमुख आपको प्रयोगवाद की ये सारी प्रमुख, ये आपको प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां थी, संवेदना पक्ष और शिल्प पक्ष। अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद कह दीजिए भाई, बोलने पे आप लोग धन्यवाद कह रहे हैं। अब धन्यवाद सिर्फ हमारा नहीं है, मतलब ये तो है तो आपके लिए ही मैंने आपको धन्यवाद लिखा है, तो मेरा धन्यवाद आप नहीं भी कहेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अगली क्लास में हम नई कविता पे बातचीत करेंगे। कुछ पूछना तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं है आपके मन में? ठीक है।